आप सभी को सुप्रभात। मैं कुमार हिमांशु आप सभी दर्शकों का इस YouTube चैनल यानी स्टडी ट्रिप के तरफ से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ साथ सभी दर्शकों, अभिभावकों, छात्र एवं छात्राओं को अपने हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझसे कई विद्यार्थियों ने ये कविता हिमालय और हम, जिसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली, के इस कविता के सरलार्थ के विषय में पूछा है। तो आज मैं आपके समक्ष यानी आपके सामने उसी कविता का सरलार्थ लेकर उपस्थित हूँ, जिससे इस पद्य के सरलार्थ को समझने में और परीक्षा की तैयारी करने में आपको काफी मदद मिलेगी। अनुवाद करने से पहले यानी सरलार्थ करने से पहले, भावार्थ करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को यानी स्टडी ट्रिप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग वाले आइकन को दबाकर उसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। इससे होगा यह कि जब मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ पहुंचेगा और उस नोटिफिकेशन के जरिए आप वीडियो को आसानी से देख पाएंगे और उसका लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आज मेरा पाठ है कक्षा 6 यानी कक्षा षष्ठम यानी कक्षा छठा और विषय हम लोग का हिंदी है। और जो बुक है यानी पुस्तक है जिस किताब से यह पढ़ाई करवाई जा रही है, इस किताब का नाम है गुंजन हिंदी पाठशाला। ठीक है, और गुंजन हिंदी पाठशाला का यह पहला पाठ है। पाठ पहला है जिसका नाम है हिमालय और हम, जिसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। देखिए, गोपाल सिंह नेपाली इसके लेखक हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने कवि का ये पाठ परिचय कराता हूँ। यह कविता है, ठीक है, ये पाठ का परिचय कराता हूँ। लेकिन पाठ का परिचय कराने से पहले मैं आपको आपके बुक से अवगत कराता हूँ। देखिए, यही आपका बुक है और इसी बुक से यह पढ़ाई करवाई जा रही है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पाठ पे। तो कवि परिचय में है कि गोपाल सिंह नेपाली का जन्म चंपारण, जो उत्तरी बिहार तरफ पड़ता है, तो चंपारण बिहार की बेतिया में 11 अगस्त 1911 में हुआ। इन्हें हिंदी गीतकारों में विशेष स्थान प्राप्त है। इनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं, इन कृतियों में उमंग, पंछी, रागिनी, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारा प्रमुख है। इन्होंने प्रभात, सुधा, रतलाम टाइम्स व योगी साप्ताहिक का संपादन भी किया। इन्होंने राष्ट्र प्रेम के गीतों से युवाओं में देशभक्ति के भाव का संचार किया है। ठीक है, अब चला जाए हम लोग का ये पाठ है हिमालय और हम। तो हिमालय और हम में जो हिमालय है, हिमालय का वर्णन किया गया है कि हम लोग को हिमालय से क्या सीख लेनी चाहिए और हिमालय हम लोग को क्या क्या सीख देता है। ठीक है, तो हिमालय यानी बर्फ का घर, हिमालय को बर्फ का घर भी कहते हैं, यह माना जाता है, और हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं। ठीक है, अब देश की रक्षा में सजग रहना, या सजग खड़ा रहना, यह प्रहरी जल संसाधन, वन संसाधन, खनिजों, ये पर्यटन, उद्योग आदि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस कविता में यही बताया गया है कि भारत का जो रिश्ता है वो हिमालय के साथ कितना गहरा है, यानी भारत का जो संबंध है वो हिमालय के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है। इसी संबंध के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इसको हम लोग देखा जाए। इस पाठ के सरलार्थ को जानने से पहले इस पाठ के जो प्रसंग है, इस प्रसंग के विषय में जानना बेहद आवश्यक है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो हिमालय और हम कविता के रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हैं। इस कविता में उन्होंने हिमालय के साथ भारतीयों के संबंधों को स्वर दिया है। भारतीय अस्मिता का
ये प्रतीक हिमालय भारत के गौरव का चिन्ह है। हिमालय पर्वत इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। यह धरती का ताज है। यह भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक है। यह जितना उच्च स्वाभिमान का परिचायक है उतना ही सांस्कृतिक चेतना का भी है। हिमालय का जो प्राकृतिक छटा है वो भारत के बाह्य व आंतरिक सौंदर्य को व्यक्त करने में भी समर्थ है। प्रभात और संध्या की लालिमा हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भारतीय चिंतन के उस पक्ष को भी व्यक्त करती है जिसमें सुख दुख को समान भाव से ग्रहण किया गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने कविता की ओर। कविता पढ़ते हैं, इसके बाद हम सरलार्थ बताएंगे। अब देखिए, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यहीं, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यहीं। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वर्ण वर्ण मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। और गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो इसमें देखिए जो इसमें शकल है, ये शकल को जो अंडरलाइन किया गया है, एक दूसरे रंग में इसको पेंट किया गया है। तो इस शकल का मतलब हम बताते हैं। इस शकल का मतलब होता है संपूर्ण। और जो धरा है, धरा का मतलब धरती, जमीन, भू। और जो वर्ण है, तो वर्ण का मतलब होता है ये ग्रहण करने योग्य। और निरावरण का मतलब होता है खुला हुआ। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग अब अर्थ समझते हैं। तो ये जो प्रस्तुत काव्यखंड गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता हिमालय और हम से लिया गया है। कवि ने इस कविता में हिमालय और भारतवासियों के समान विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। इस काव्यखंड में पर्वतराज हिमालय और भारतवासियों के अटूट संबंधों की अभिव्यक्ति दी गई है। देखिए, आते हैं अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। तो हिमालय पर्वत और भारतीयों के संबंधों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि पर्वतों के राजा हिमालय का भारतीयों के साथ कुछ ऐसा ही संबंध है। हिमालय और भारतीयों का परस्पर अटूट रिश्ता है। अटूट का मतलब जो टूटता नहीं है, जो रिश्ता कभी टूटता नहीं है, घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ रिश्ता। ठीक है, इसकी ऊंची चोटी एवरेस्ट सारी पृथ्वी पर सबसे ऊंची है। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए जिस प्रकार व्यक्ति के सर पर ताज यानी मुकुट सुशोभित होता है, उसी प्रकार धरती पर हिमालय की चोटी मुकुट की भांति शोभायमान है। पर्वत और पहाड़ों से भरी इस पृथ्वी पर केवल हिमालय ही पर्वत का राजा है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण ऐसा लगता है मानो उसका सर आसमान को छू रहा है। उसके चरण पाताल की गहराई में समाये हुए हैं। भाव यह है कि हिमालय पर्वत आकाश पाताल दोनों की सीमाओं को अपने में समेटे हुए है। हिमालय पर्वत का मन गंगा के बचपन की भांति पवित्र और निर्मल है। पवित्र गंगा का उद्गम ही हिमालय से हुआ है। तो आगे है, इसकी छाया में जो भी है वो मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से कुछ ऐसा ही नाता है। तो हिमालय पर्वत का तन विभिन्न रंग और आकार वाले वनस्पतियों से ढका हुआ है। मुख जो है अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण वनस्पतियों से रहित और केवल बर्फ से ढका हुआ है। जो भी हिमालय के आश्रय में आता है, माने नज़दीक में आता है, उसमें भी हिमालय की भांति दृढ़ता और विशालता आ जाती है। इस कारण वह भी अपना मस्तक मतलब सर किसी के सामने नहीं झुकाता। ऐसे पर्वतराज हिमालय से हम भारतीयों का रिश्ता भी कुछ ऐसी ही है। ठीक है, अब आगे वाले हम पंक्ति पे चलते हैं। देखिएगा, अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों की फिर चिंता कैसी।
इस धरती को हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अब देखिए जो अरुणोदय है इसको अंडरलाइन किया गया है कलर में। तो अरुणोदय का मतलब होता है उगना, सूर्य का उगना, मतलब ये सूर्योदय होना, ठीक है। और नाता जो अंडरलाइन किया गया है, नाता माने रिश्ता, ठीक है। अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं कि हिमालय की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि उदय काल, मतलब सूर्य जब उदय होता है तो उदय काल अर्थात प्रातः काल यानी सुबह में जब सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत की हिम सतह पर पड़ती है, हिम का मतलब बर्फ होता है, तो बर्फ के सतह पर जब पड़ती है तो वे इसका स्पर्श पाकर इसको चूमकर और भी अधिक सुंदरता में प्रकट होती है। इसी प्रकार सायंकाल में यानी शाम को सूर्यास्त के समय भी अंतिम किरणों की लालिमा भी हिमालय की सतह पर झोंका खाते हुए मंद गति से बिखर जाती है। हिमालय की चोटियों में ऐसी विलक्षण अलौकिक शक्ति है कि यहाँ पर जैसा प्रातः काल का दृश्य दिखाई देता है वैसा ही सायंकाल भी। दूसरे शब्दों में इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है यानी प्राकृतिक सुंदरता है वो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों में समान होता है, उसी प्रकार भारतीय भी समान भाव से सुख और दुख को ग्रहण करते हैं। भारतवर्ष की धरती का हर जवान भी जीवन व मृत्यु के समान भाव से अपनाता है। देश की रक्षा में तत्पर हर जवान मृत्यु का वर्ण कर अमर हो जाता है। हिमालय की तरह भारतीय जवान भी अमर है, क्योंकि वह जीवन मृत्यु पर सोच विचार या चिंतन नहीं करते। भारत का प्रत्येक निवासी सुख दुख और उत्थान पतन को समरसता से अपनाता है, ठीक है। और पर्वतों का जो राजा है हिमालय, वो हिमालय से भारतीयों का ऐसा ही अटूट संबंध और रिश्ता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे नंबर पंक्ति को देखिए, फिर इसका हम लोग सरलार्थ करेंगे, समझेंगे भावार्थ को। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वहीं फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा प्रदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसका पद तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, और गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। देखिए इसका हम लोग अब भावार्थ समझा जाए हैं, तो पद तल जो अंडरलाइन किया गया है, तो पद तल का मतलब होता है पैर, नीचे का भाग, मतलब नीचे के भाग को पद तल कहते हैं। पद का मतलब होता है पैर और तल का मतलब नीचे, ठीक है, पैर के नीचे का भाग। और गाथा का मतलब होता है कहानी, क्या होता है, कहानी, गाथा। तब इसका हम लोग अब समझा जाए अर्थ। हिमालय की संध्या के समय छाया सागर के समान लंबी होती है। कैसी होती है, हिमालय पे जब शाम होती है तो उस समय छाया जो होता है, जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है छाया, तो सागर के समान लंबी होती है, और वह हर सुबह गंगा की चादर की तरह लंबी होती है। अर्थात हिमालय जो है, हिमालय पर्वत अत्यंत विशाल और विस्तृत है। इसके मैदान जो हैं अत्यंत विशाल मतलब बड़ा और विस्तृत हैं, जिनमें से हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी बहती है। गंगा के मैदान जो हैं अत्यंत उपजाऊ हैं। गंगा नदी के मैदानों के खेत हरे भरे हैं, फसलें लहलहाती हैं। हिमालय की गोद में बसा भारत और दूसरे देश भी इससे निकलने वाली नदियों के कारण हरे भरे हैं। इस देश का प्रत्येक मौसम यानी ऋतु संदेश से भरा होता है। अर्थात प्रत्येक ऋतु में भारतीयों को कोई न कोई संदेश मिलता है। वेदों की रचना भी इसकी गोद में ही हुई थी, और आज भी लोग ज्ञान की साधना के लिए हिमालय की ओर जाते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेदों की रचना हिमालय के चरणों में बैठकर ही हुई है। पर्वतराज हिमालय से हम भारतीयों का कुछ ऐसा संबंध है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पंक्ति को।
जैसा यह अटल अडिग अविचल, वैसे ही हैं भारतवासी। है अमर हिमालय धरती पर, तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे। दुख देकर हमको क्या मारे, गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। और गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। देखिए इसका समझा जाए तो जिस प्रकार हिमालय जो है पर्वत, अटल, अडिग और निश्चल है, उसी प्रकार भारतवासी भी अपने प्राण वो अपने निश्चय पर अडिग रहते हैं। जो भारतवासी हैं अपने जिद पे, अपने प्रण पे हमेशा अडिग रहते हैं। अडिग का मतलब कि हिलना डुलना नहीं, ठीक है, अपने बात पर रहना, ठीक है। और भारतीय एक बार जिस बात को करने की ठान लेते हैं तो फिर जान देकर भी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। उनका तो मूल मंत्र है, ये प्राण जाए पर वचन न जाई। जिस प्रकार धरती पर हिमालय अमर है, उसी प्रकार भारत में रहने वाले भारतीय भी अमर हैं, शाश्वत हैं, ठीक है। भारतीयों की इसी विशेषता के कारण ठीक है, कवि का कहना है कि जिसका गंगाजल पीकर भारतीय हर दुख सुख को हंसकर झेल लेते हैं, हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा नदी का जल जो भी पी लेता है वह दुख में भी हंसता है, ठीक है। इस प्रकार गंगा नदी के कारण हिमालय के साथ हमारा अटूट संबंध है जो कभी टूटेगा नहीं। जो अपने अमृत तुल्य जल का पान कराकर भारतीयों को भी अमर बना देती है, ठीक है। तो आगे नंबर हम लोग पंक्ति पे चलते हैं। देखिए ये है, टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकरे खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी, तब निकले लाखों गांधी, तलवारों से टूटी आंधी। इसी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है, और गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अब आइए विपदा को अंडरलाइन किया गया है। विपदा का मतलब विपत्ति होता है, मतलब संकट होता है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग समझा जाए, सरलार्थ को किया जाए तो टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। देखिए हिमालय पर्वत अत्यंत ऊंचा है, इसकी चोटियों से मानसून के बादल टकराते हैं और स्वयं ही वर्षा के रूप में बरस पड़ते हैं, ठीक है। और भाव यह है कि हिमालय बादलों को रोककर भारतवर्ष में वर्षा करता है। इसी प्रकार जो हमसे टकराता है, जो हमसे झगड़ा करता है, वह चूर चूर हो जाता है। हिमालय से टकराकर तूफान भी साफ हो जाता है, यानी शांत हो जाता है, और उनमें इतनी शक्ति भी नहीं रहती कि वे दीपक को भी बुझा पाए, इतना वे शांत हो जाते हैं तूफान। दूसरे शब्दों में हिमालय की जो छत्र छाया है, उस छत्र छाया में रहने वालों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह हिमालय सदैव आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता है, मतलब जो भी हमारे आक्रमणकारी हैं, दुश्मन हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। जब जब भी शासन ने भारत की जनता को विपत्ति में डाला है और दुख दिए, तब ही जनता की विपत्तियों को दूर करने के लिए और दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए लाखों सत्याग्रही घर बार की चिंता छोड़कर निकल पड़े। हिमालय पर्वत की जो छाया है, उस छाया में आकर बड़े से बड़े तूफान भी कमजोर पड़ जाते हैं। उनमें चिरागों अर्थात दीपकों को भी बुझाने की शक्ति नहीं रहती है। हम भारतीयों का हिमालय पर्वत से कुछ ऐसा ही संबंध है
ठीक है, कुछ ऐसा ही गहरा रिश्ता है और यह रिश्ता जो है हम लोग का हमेशा रहेगा। यह रिश्ता हम लोग का अटूट है, जो कि टूटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार यह जो हम लोग का पाठ है, यह पाठ सरलार्थ के साथ खत्म हुआ। मैंने आपको हर तरह से समझाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता हो, ठीक है, इस पाठ को इतना मैं समझाया फिर भी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, पूछिए, आपका रिप्लाई बहुत जल्दी किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।